डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर के साथ में क्या होता है, उस स्टडी को हम कहते हैं, वो स्टडी करने को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या मिलता है, ये क्या बताती है हमें? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत कुछ बता देता है। इससे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है, वो सब निकाल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी ब्रांचेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे ये इंटरेक्शन किस तरह का होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, मैटर क्या है। मैटर मीन्स कोई भी चीज जो जगह घेरती है, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी इजीली समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली ये एनर्जी का एक फॉर्म है। मैं बोलूंगा कि इट्स ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, यहां मैं बोलूंगा दीज आर वेव्स, ये वेव्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है इन रेडिएशंस में, इन वेव्स में, इस रेडिएंट एनर्जी में। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे एक एक करके, ठीक है। अब रेडिएंट एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं लाइट का। जो हम तक लाइट पहुंचती है सूरज से, सन से, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी एक रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। और इन वेव्स का, या मैं बोलूंगा इस रेडिएंट एनर्जी का, वेव्स में बोल सकता हूं डेफिनेटली, लेकिन इस रेडिएंट एनर्जी का ड्यूअल नेचर रहता है। क्या रहता है? ड्यूअल नेचर। यानी इसमें ये एज वेव्स भी काम करते हैं, यानी एज वेव्स भी ये फंक्शन करते हैं और एज पार्टिकल भी ये फंक्शन करते हैं। पार्टिकल यानी इनका नेचर वेव भी रहता है, वेव लाइक नेचर भी रहता है, पार्टिकल लाइक नेचर भी रहता है। वेव कब रहता है? जब ये प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट मतलब जब ये ट्रेवल करती हैं ये रेडिएशंस, तब इनका वेव नेचर रहता है। पार्टिकल नेचर कब रहता है? जब ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ में, इंटरेक्शन जब करती है तब इनका पार्टिकल नेचर रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा कि ये रेडिएंट एनर्जी है और इनको मैंने वेव्स लिखा। वेव्स इसलिए लिखा क्योंकि जब ये ट्रैवल करती हैं, जब ये सोर्स से, जैसे सन से अर्थ तक पहुंचती है, तो तब ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स चलती है, वेव फॉर्म में चलती है। लेकिन ये जो वेव रहता है, इस वेव में दो फील्ड्स रहते हैं। एक तो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा रहता है मैग्नेटिक फील्ड। बात मेरी समझ में आई? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अच्छी तरह से समझना चाहता हूं तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक वेव बनाता हूं, एक वेव को समझने की कोशिश करता हूं। तो वेव इस तरह बनती है, ये है वेव, सपोज ये एक वेव है, ठीक, ये एक वेव हो गई। और मान लीजिए ये इस ओरिजिन से निकली, ये इसका ओरिजिन है, ये सन से निकली ये वेव्स, ठीक, यहां से निकली ये वेव और यहां से निकलने के बाद में ऐसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। याद रखना, ये वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट, और एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक। कौन सी वेव्स? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करता हूं। एक डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट चलती है और उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। डू नॉट नीड एनी मीडियम।
डू नॉट नीड एनी मीडियम। ये बात याद रखें, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से इंसान को जमीन की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, परिंदों को हवा की और मछली को पानी की जरूरत पड़ती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट मीडियम चलती है। ठीक। और मैंने ये भी कहा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो फील्ड रहते हैं। मान लीजिए एक फील्ड ये है, ये वाला एक फील्ड है, तो दूसरा फील्ड मैं बनाऊंगा इस तरह से। मान लीजिए ये है दूसरा फील्ड, यानी एक वेव है जो इस तरह से चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये एक वेव है, ऊपर नीचे चल रही है। ठीक। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैं ले लूं ये वाला वेव, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चलती है। ये दूसरा वेव है। बात मेरी समझ में आई? यानी ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है, यानी दो वेव साथ साथ में चल रही है। एक वेव ऊपर नीचे और दूसरा वेव जो है वो आगे पीछे। ठीक। और इस दूसरे वेव को मैंने ऐसे दिखा दिया, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट वेव। यानी एक में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, तो दूसरी वेव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। बात मेरी समझ में आई? लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो सेम होगा, यानी दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये डायरेक्शन। मैं कहूंगा कि ये टू फील्ड्स है, टू फील्ड्स है, दो फील्ड्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसमें ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक। अब इन दो वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मुझे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, तो मैं इस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले पढ़ता हूं और इन वेव्स में से मैं एक वेव निकालता हूं सबसे पहले। सपोज मैंने जो दो वेव्स बनाई, दो में से मैं अगर मैं एक वेव को समझता हूं तो मुझे इजीली दूसरी वेव भी समझ में आ जाएगी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देखते हैं हम क्या होता है। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, वो है वेवलेंथ। वेव्स में वेवलेंथ रहता है, वेवलेंथ। सबसे पहले मैं देखूंगा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? अगर मुझे यह समझ में आया तो मुझे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने में आसानी होगी। वेवलेंथ का मतलब रहता है दो कंजक्टिव क्रस्ट्स या दो कंजक्टिव ट्रफ्स, यानी नियर बाय ट्रफ्स या नियर बाय क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस रहती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। मैं कहूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ्स, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। देखो, क्रस्ट मीन्स ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इस ओरिजिन से, इसको मैं कहूंगा क्रस्ट, और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं कहूंगा ट्रफ। लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है किससे? इस ओरिजिनल लाइन से। एक क्रस्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाला ट्रफ, तो इसको लिखूं मैं क्रेस्ट, और ये है ट्रफ। ठीक। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहे क्रेस्ट में हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एपिकल पॉइंट जो ये है, ये वाला पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आता है और यहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आता है, इन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका मतलब समझ लेना है कि उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ए लिखूंगा मैं, मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव फ्रॉम ओरिजिन। अब दो एम्पलीट्यूड्स के दरमियान, यानी ये और ये पॉइंट के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को दिखाते हैं हम लैम्बडा से। क्या दिखाते हैं? लैम्बडा से। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो क्या कह रहे हैं हम कि वेवलेंथ का मतलब रहता है इन दो एम्पलीट्यूड्स के, नियर बाई एम्पलीट्यूड्स के दरमियान की जो डिस्टेंस है, या दो क्रेस्ट्स के दरमियान की डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। यानी लेंथ ऑफ ए वेव, वेव लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं लैम्बडा से। और इसका यूनिट क्या है? क्योंकि ये लेंथ है तो यूनिट क्या होगा उसका? यूनिट हो सकता है मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, कुछ भी। जिस हिसाब से वेव बड़ी होगी उसी हिसाब से हम यूनिट भी लेंगे। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। यानी लेंथ का यूनिट है और सिंबल है इसका लैम्बडा। और ये जो ये वाला ये पॉइंट मैंने बताया आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाले पॉइंट्स, दीज आर एम्पलीट्यूड्स। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। और मैंने ये कहा कि इसको हम मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, किसी में भी ले सकते हैं वेव के हिसाब से। अब इन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन? देखो, अगर मैं एक लिखूं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर्स। नैनो मीन्स 10⁻⁹, या मैं कह सकता हूं 10⁻⁷ सेंटीमीटर्स, या मैं कह सकता हूं इट इज 1 नैनोमीटर की बात कर रहा हूं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स या 10⁻⁷ सेंटीमीटर्स, या मैं इसको कह सकता हूं 1 मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन, मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रोन मीन्स 10⁻�6, तो टोटल हो गया 10⁻⁹। इसी तरह से एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब रहता है 10⁻⁻10 मीटर। ये बात याद रखना, 10⁻⁻10 मीटर। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि नैनोमीटर कितने के बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि ये 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। 10 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 नैनोमीटर। बात मेरी समझ में आई? तो ये हो गया वेवलेंथ। अब इसको वेवलेंथ क्यों कहते हैं? देखो, अगर मैं एक वेव बनाता हूं, ये मान लीजिए एक वेव है, ये वेव है। एक वेव का मतलब रहता है 1 वेव, याद रखना 1 वेव। एक वेव का मतलब रहता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ। अगर मैं इसको मिला दूं, देखो, इस एक क्रस्ट में और एक ट्रफ में, यहां से यहां तक मैं बोलूंगा कि एक वेव है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये एक क्रस्ट, ये एक ट्रफ, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 वेव मीन्स 1 साइकिल। 1 साइकिल भी कह सकता हूं इसको, 1 साइकिल, एक साइकिल, एक क्रस्ट, एक ट्रफ। अब यहां पे वेवलेंथ कैसे आ गए? देखो, आधा क्रस्ट हो गया एक क्रस्ट, और ये पूरा यहां से यहां तक ये होगा एक ट्रफ। देखो, यहां से यहां तक जो लेंथ ले ली हमने, इसी को हमने किया वेवलेंथ। यानी आधा क्रस्ट, एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो गया एक साइकिल, यानी एक वेव का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ। बात मेरी समझ में आई? तो आप इसको एक साइकिल भी कह सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वेव्स का, वो है फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब रहता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, या मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पे, ये हमने एक चेक पोस्ट लगाया, यहां पे वेव्स आ रही, ये वेव आ रही है, एक दूसरी वेव ये आ रही है, ठीक है। तो ये वेव्स जो ना यहां से यहां तक, देखो, ये एक वेव और ये 1.5 वेव, यानी 1.25 वेव्स यहां से यहां तक पास हो गई एक सेकंड में। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, ये छोटे छोटे वेव्स हैं, तो जितने में ये एक वेव पास होगी, इतने में इसकी कितने वेव्स पास होंगे? 1,
2, 3, 4, 4.5 वेव्स। तो इसका मतलब जितनी वेव छोटी होगी उतना उसके नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड ज्यादा होंगे, यानी उतने उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? जितनी वेव की लेंथ छोटी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे न्यू से, न्यू याद रखना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। या मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वेव्स के बदले में लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, या मैं बोलूंगा साइकिल्स पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड बोलो या इसको बोलो आप साइकिल्स पर सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिखूंगा मैं फिर? यूनिट इसका होगा फिर CPS, साइकिल्स पर सेकंड, या मैं सिंपल लिखूंगा पर सेकंड। और पर सेकंड को हम कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ये याद रखना, पर सेकंड को कहते हैं हम हर्ट्ज। क्लियर? या मैं कहूंगा कि साइकिल्स पर सेकंड का मतलब रहता है हर्ट्ज, CPS का मतलब रहता है हर्ट्ज। अब साइकिल का तो यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूनिट है पर सेकंड का, पर यूनिट टाइम का। ठीक। अब आपसे मैंने ये कहा कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी वेव की उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम, क्योंकि उतने वेव्स कम पास होंगे। जितने छोटे छोटे वेव्स होंगे, जितनी वेव की लेंथ कम होगी उतना वो जल्दी पास हो जाएगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। या मैं ये कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाएंगे, इनटू करेंगे 1/λ। या मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज वेवलेंथ। अब ये C क्या है? C है कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है C कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फिर आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। कहां पे? वैक्यूम में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, ये याद रखना, कांस्टेंट। और इसका यूनिट, सॉरी, इसका वैल्यू कितना है? वैल्यू तो आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो मैंने कहा कि C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका जो वैल्यू रहता है ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। और ये बराबर रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁻10 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसका यूनिट कहां से आया? देखो, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है C/λ, तो दैट मीन्स जो C है वो बराबर रहेगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आया ना? यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और ओवरऑल जो इसका वैल्यू रहेगा वो रहेगा फिक्स, कांस्टेंट रहेगा। बात मेरी समझ में आई? और वेवलेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, और फ्रीक्वेंसी का है पर सेकंड, तो मैंने लिखा मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैं चौथा बोलूंगा क्योंकि तीसरा ये हो गया, चौथा बोलूंगा मैं। चौथा इसका जो है वो है एनर्जी। एनर्जी, उसके बाद में और एक चीज बताऊंगा मैं। चलो एनर्जी से पहले लेते हैं वो वेव नंबर। वेव नंबर और एक कैरेक्टरिस्टिक है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को दिखाते हैं हम न्यू बार से। न्यू बार, वेव नंबर का मतलब रहता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, या पर सेंटीमीटर बोलूंगा मैं, पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं बोलूंगा पर यूनिट लेंथ। अब देखो, इसको मैंने कहा कि ये है न्यू बार। यहां पे सपोज एक डिस्टेंस लेता हूं मैं, इसमें एक वेव ये बनाता हूं मैं,
इसका नाम रखता हूँ वेव ए, दूसरा वेव ये बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ वेव बी। ठीक है, अब ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ है, सपोज कर रहा हूँ मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ है। इसकी कितनी वेव्स आती है इसमें? 1, यहाँ से यहाँ तक 2 डाई वेव्स। इसकी कितनी वेव्स आती है? 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5। यानी इसकी सिर्फ डाई वेव्स है और इसकी यहाँ पे 5 वेव्स है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ कम होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, राइट। यहाँ पे वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बात मेरी समझ लेना। और अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर ले लूं, 1 सेंटीमीटर, इफ दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, मैं ये कहता हूं कि ए में डाई वेव्स है पर सेंटीमीटर, इसमें 5 वेव्स है पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर बी की ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इसका मतलब इसका म्यू बार इसका ज्यादा है, इसका म्यू बार ज्यादा है, इसका म्यू बार जो है वो कम है। म्यू बार क्या है? न्यू बार क्या है? न्यू बार क्या है? ये है वेव नंबर। बात मेरी समझ में आई? देखो, जिसका वेव नंबर ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, जिसका वेव नंबर कम है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका वेव नंबर ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका वेव नंबर कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। तो याद रखना, जो वेव नंबर रहता है, वेव नंबर, इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये बात याद रखना, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। बात मेरी समझ में आई? तो इसका यूनिट क्या होगा फिर? यूनिट, क्योंकि वेव नंबर ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और वेव नंबर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये भी मैं प्रूव करके दूंगा मैथमेटिकली भी। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा फिर 1/लेंथ, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट लेंगे हम लेंथ। तो मैं इसका यूनिट लेता हूँ 1/मीटर या 1/सेंटीमीटर। अगर मैं पर सेंटीमीटर ले लूँ तो मैं लूंगा 1/सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट है। एंड सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड केसर। ये बात याद रखना, सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड केसर। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब हमने देखा कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर, तो आप बताएंगे टाइम पीरियड। ठीक है, ये बात याद रखना, टाइम पीरियड, इतना याद रखना। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, दैट इज एनर्जी। ये अब आसान है, एनर्जी। बात मेरी समझ में आई? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एनर्जी रहती है, बिकॉज इट्स रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका जो एनर्जी है, इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। एनर्जी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लैंक्स लॉ, फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। प्लैंक कहता है कि एनर्जी जो रहती है, एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा पास हो रही, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा पास हो रही है। क्योंकि इन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बात मेरी समझ में आई? तो मैं फिर ये कहूंगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। साथ में यहां पे लिखता हूं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, क्योंकि फिर वो सुस्त हो जाती है, लंबी वेव है, टाइम लगेगा जाने में, तो एनर्जी कम ट्रांसफर होगी। ठीक, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H इनटू कहूंगा मैं न्यू, यानी एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू। H जो है, H इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू रहता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये जूल सेकंड कहां से आया? ये भी आसान है ना। आप इसको H को ऐसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, H यहां पे, E यहीं पे रखो, न्यू इधर लेके आओ, ये बन जाएगा E/न्यू। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? पर सेकंड। ठीक, तो आप फिर लिख सकते हैं H का जो यूनिट है,
यूनिट ऑफ एच इन ए प्लैंक्स कांस्टेंट, वो होगा फिर जूल पर सेकंड, ऊपर ले जाए ये बन जाएगा जूल सेकंड। तो जूल सेकंड याद रखना, जूल पर सेकंड याद मत रखना, ये जूल सेकंड है, तो एनर्जी का यूनिट है जूल सेकंड। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने देख लिया कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिस भी वेव का, जिस भी रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता तो वेव नंबर भी ज्यादा रहता है, ये हमने इससे पहले भी देखा। लेकिन वेव लेंथ कम रहता है, वेव लेंथ कम रहता है, और टाइम पीरियड भी कम ही रहेगा, है ना, बिकॉज टाइम पीरियड जो है वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट आप नोट करके रखना, ये वाला पॉइंट। अब मैं दिखाऊंगा इसका मैथमेटिकल रिलेशन। देखो, हमने देखा E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। न्यू किसके बराबर है? C अपॉन लैम्बडा, ये हमने इससे पहले देखा, बिकॉज न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर मैं ये कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू एच C अपॉन लैम्बडा, या मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू एच C इंटू 1 अपॉन लैम्बडा। 1 अपॉन लैम्बडा किसके बराबर रहता है? देखो यहां पे ऊपर देखा था हमने, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू बार। तो मैं ये कह सकता हूं फिर E इज इक्वल टू एच C न्यू बार। अब इसमें ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब मैंने आपको बताया कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ में, क्योंकि मैटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो इनके साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में हम मैटर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी दोस्ती लगाओ और इंफॉर्मेशन निकालो। इस तरह से हम रेडिएशंस की दोस्ती या इनका इंटरेक्शन कराते हैं मैटर के साथ में, और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और उसी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाकी का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज यहीं तक।